देखिए, आज की क्लास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, सभी प्रश्नों का आप जवाब देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं एक-एक प्रश्नों के बारे में कि प्रश्न में क्या कहे जा रहे हैं और उसका जवाब कैसे हमें देना है, ये भी मैं आपको बताते चलूँगा। जैसा कि बात करते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। क्रम सूचक का मतलब ये हो जाता है, एक सीक्वेंस के रूप में इसका मतलब यूज किया गया है, जो इसमें एक तरीके से भाव आ रहा है। ठीक है, तो बताइएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग तो हुआ है लेकिन क्रम सूचक भाव में हुआ है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, मतलब हर एक समूह में अगर देखा जाए तो 3 टीम जो है वो सदस्य हैं। दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो इस डिब्बे में 3 पेंसिलें के कई समूह हैं। तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो इस घर में 3 कमरे हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा। देखिए, पहला ऑप्शन कहता है, अगर हम पहले ऑप्शन से चलते हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से मैं दिखा देता हूं। देखिए, ये देखिए यदि हम पहले क्वेश्चन से चलते हैं, सॉरी ऑप्शन से चलते हैं, तो प्रत्येक समूह में मतलब हर एक समूह में अगर देखा जाए तो 3 टीम सदस्य हैं। अगर देखा जाए तो हर टीम में क्या है कि मतलब प्रत्येक हर एक समूह में, एक ग्रुप में क्या है, हर एक ग्रुप में 3 टीम सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ 3 शब्द का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या क्रम में ये बातें हैं? नहीं। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, मतलब एक डिब्बा है कह सकते हैं, और उस डिब्बे में अगर देखा जाए तो 3 पेंसिल, कितने पेंसिल? 3 पेंसिल हैं, और तीनों पेंसिल के कई समूह हैं दोस्तों, तीनों पेंसिलों के कई समूह हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी आइए एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी आप लोग बताइएगा, मेरे हिसाब से तो यही सही होगा, अगर आपके हिसाब से कुछ लगता है तो बताइएगा। देखिए, शुद्ध कथन पहचानिए, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो बिल्कुल राइट है दोस्तों। देखिए, पहला ऑप्शन कहता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन ये कहता है कि परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। परिमाप और क्षेत्रफल का जो मानक होता है, वो मात्रक जो होता है समान होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है किसी आकृति का आकार, मतलब कोई एक आकृति होगी उसके परिमाप का निर्धारण करता है। देखिए फिर से, किसी आकृति का आकार मतलब कोई आकृति होगी, उसका आकार जो होगा उसके परिमाप का क्या करेगी? निर्धारण करेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये कहता है। तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए, यदि दो आकृतियां, तीसरा ऑप्शन कहता है यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाण जो उसका परिमाप होगा दोस्तों समान होगा। क्या ऐसी बातें हो सकती हैं? फिर चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये जो दो ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस ऑप्शन को सही करते हैं तो हमारे लिए इस ऑप्शन को भी सही करना पड़ेगा, बात एक ही है, घुमा फिरा कर कही गई है। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो दो ऑप्शन हमारे लिए गलत हो जाते हैं। अब तीसरे ऑप्शन की, पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो परिमाप और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो समान होता है। नहीं दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है समान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो दूसरा सही हो जाता है। कोई एक आकृति होगा, उसका आकार जो होगा उसके परिमाप का क्या करेगी दोस्तों? निर्धारण करेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाता है। कौन सा सही हो जाता है? दूसरा सही हो जाता है। इस बात को गौर करिएगा, यानी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में, मतलब कि एक मैथमेटिकल सिलेबस के संबंध में, रिलेशन में शुद्ध कथन को आपको पहचानना है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की समझ को बेहतर करने के लिए, कहने का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए ऋणात्मक संख्याएं जैसे कि -1, -2, -3 की संकल्पनाओं यानी कि कॉन्सेप्ट का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्या प्राइमरी लेवल पर, मतलब एक तरीके से बच्चों को नेगेटिव चीज़ों के, नेगेटिव संख्याओं के बारे में भी बताना चाहिए? पहला ऑप्शन कहता है।
दूसरा ऑप्शन कहता है कि क्षेत्रफल यानी कि मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो विभिन्न संकल्पनाओं का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। विभिन्न संकल्पनाओं का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। देखिए, अगर आप सोचिए एक बार तो बड़ा ही अच्छे तरीके से इसका जवाब आप दे सकते हैं। एक तो जहाँ जहाँ पर केवल शब्द मिल गया उसको हम कट कर देते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर केवल 2 जगह मिल गया, हमने कट कर दिया। अब हमें ये सोच लेना है तीसरे और पहले के बारे में। तीसरे के बारे में अगर देखते हैं, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। सोचिए 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को क्या अलजेब्रा आप पढ़ाएंगे? अगर बच्चों में अलजेब्रा की समझ हो जाएगी तो फिर समझ लीजिए वो उनको तो और कुछ आने लगा। तो 1 से 5 तक के बच्चों में कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो बीजगणित का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको समझने में वे काफ़ी कठिनाई महसूस कर सकते हैं और जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि गणित जैसे विषयों का पढ़ने का उनका मन नहीं करेगा। फिर आगे चलकर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, तीसरा भी गलत हो जाता है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय कराना चाहिए। आप बताइए एक बार, जैसे यहाँ पर हो जाता है, जैसे मान लेते हैं 2 में से 3 घटाना है तो बच्चे को फिर समझ में नहीं आएगा कैसे घटाना। अगर आप इसकी जानकारी दे देते हैं तो बिल्कुल बच्चा समझ जाएगा कि कैसे क्या करना है और कहाँ पर क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। यानी कि 2 में से अगर 3 घटाते हैं तो आप सोचिए कि कैसे घटेगा, तो बच्चे को वहाँ समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला वहाँ पर सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में, मतलब कि गणित पढ़ाना है, गणित पढ़ाने के विषय में अगर देखा जाए यानी लर्निंग के विषय में अगर देखा जाए दोस्तों, तो कौन सा कथन सही नहीं होगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा। देखिए, जवाब दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन ये कहता है कि नमूनों के अवलोकन, मतलब जैसे मॉडल्स होता है उसका अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित का ज्ञान सृजन, यहाँ पर सर्जन नहीं होगा, सृजन यानी कि क्रिएटिव किया जा सकता है। क्या ऐसी बातें हैं? बिल्कुल किया जा सकता है अगर देखा जाए। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि गणितीय ज्ञान के सृजन में, यहाँ पर सर्जन नहीं सृजन, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा ऑप्शन कहता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है और जिसमें संवाद सम्मिलित है। और चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो गणित की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है। इसका जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं ए के चौथे ऑप्शन से चलते हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो दोस्तों गणितीय ज्ञान की रचना में अगर देखा जाए तो संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं हो, मतलब गणित में अगर देखा जाए गणित की रचना में संस्कृति मतलब कल्चर की कोई नीड नहीं होती है। फिर तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित होता है। बिल्कुल, सामाजिक प्रक्रिया का मतलब ये हो जाता है जब बच्चों को गणित के बारे में पता चल जाता है तो जैसे गिनती गिनना, जैसे कोई मतलब एक तरीके से कुछ इवेंट है या बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं या बच्चों से पूछ लिया गया या एक तरीके से दुकान पर जाते हैं बच्चे तो समाज का वो हिस्सा ही माना जाता है, तो खरीद फरोख्त या तमाम तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं गणित अधिगम की एक सामाजिक प्रक्रिया में संवाद सम्मिलित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा भी सही हो जाता है। फिर पहला अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें गलत है। तो कौन सा इसमें गलत है दोस्तों, तो गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नहीं भाई, ठीक है, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, बी वाला जो हो जाता है वो गलत हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ए है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी लेवल पर अगर बच्चों को संख्याएं पढ़ाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा।
देखिए अगर देखा जाए संख्याओं की अंतर्दर्शी मतलब इनसाइट समझ को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो बच्चे नहीं मतलब जो उनसे एक तरीके से कह सकते हैं छूटा हुआ है, इनसाइट समझ है, उसको क्या करना चाहिए, एक तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सांख्यिकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए दोस्तों तो तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि गणना से पहले संख्याओं को सांख्यिक रूप से लिखना सिखाना चाहिए। तो और फिर अगर देखा जाए तो संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन जो हो जाता है दोस्तों वो गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या हो जाता है, सांख्यिकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर बी गलत हो गया, जहाँ जहाँ हमें बी मिल जाता है उसको हमें कट कर देना है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कट कर दिया। अब पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, संख्याओं की अंतर्दर्शी इनसाइट अंडरस्टैंडिंग को क्या करना चाहिए दोस्तों, समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। अब जहां पहला मिल जाए उसके साथ हमें सही कर देना है। तो ये देखिए हमने पहला यहाँ मिल गया, इसको हमने सही कर दिया। यहाँ सी वाला अपने आप से गलत हो जाता है, ठीक है। तो ए और डी यहाँ पर दोस्तों सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर प्राइमरी लेवल पर बच्चों को गणित पढ़ाना है तो कौन सा एस्पेक्ट ऐसा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला ऑप्शन ये कहता है दोस्तों कि उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना चाहिए, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना चाहिए, और गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए, और परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए कौन सा पहलू ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। एक तो उच्चतर पढ़ाई रोजगार, ये प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने जा रही हैं, या 12th के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, या बीएससी के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ प्राइमरी की बात की जा रही है तो इतना हाई लेवल तो सोचना ही नहीं है। दोनों जगह हाई लेवल की बात की गई है कि प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना चाहिए। नहीं भैया, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। बिल्कुल उनके जीवन का अनुभवों का भाग बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। देखिए कितने कठिन प्रश्न आए हुए हैं, बस थोड़ा सा अगर आपकी दुर्घटना मतलब कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, कुछ इस हिसाब से है। अगर आप थोड़ा से भी बिना ध्यान दिए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं या प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्न गलत हो सकता है। आपका फोकस हर एक शब्द पर होना चाहिए, आपका फोकस हर एक शब्द पर होना चाहिए। अगर आप शब्द पर फोकस करके प्रश्नों का जवाब देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। एक तो पहला ऑप्शन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं है। प्राइमरी लेवल पर अगर देखा जाए तो गणित जो है प्रत्यक्ष मतलब एक जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसी को बच्चे सीखते हैं, और जैसे अगर उसमें कल्पना इमेजिनेशन या अमूर्त चीज़ों की बात करती हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, दूसरा ऑप्शन कहता है। तीसरा ऑप्शन कहता है गणितीय ज्ञान की रचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण माना जाता है, और चौथा ऑप्शन कहता है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। ठीक है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर गणित की प्रकृति के विषय में आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ें सत्य नहीं है। गणित के विषय में यहाँ कौन सी बातें सत्य नहीं है। देखिए बिल्कुल अगर हम पहले ऑप्शन से चलते हैं तो गणित प्राइमरी स्तर पर अगर देखा जाए तो गणित प्रत्यक्ष होती है। अब सोचिए 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में क्या इतनी ज़्यादा समझ हो सकेगी कि वे इमेजिनेशन कर सकते हैं। बिल्कुल इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाता है। फिर गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। बिल्कुल जोड़ घटाना गुणा भाग एक तरीके से कहीं ना कहीं विशेष शब्दावली हो जाती है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण माना जाता है। नहीं भैया,
इसकी आवश्यकता नहीं है। तर्कपूर्ण अभी हमने आपको बताया था ऊपर ही। ऑप्शन नंबर यहाँ देखा जाए तो तीसरा यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए हर एक प्रश्न को मैं जैसे पढ़ रहा हूँ उसी तरह से आप अगर पढ़कर जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर आपके हर एक प्रश्न सही हो जाएंगे, भले ही आपने मैथ की पेडागोजी को अच्छे से ना तैयार किया हो। बस केवल और केवल आपको ये करना है कि बस ध्यान देना है, एक एक चीज़ों को पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप से निकल आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित क्रियाकलापों में से, एक्टिविटी में से, देखिए क्रियाकलाप का मतलब अंग्रेजी पढ़, उसको अंग्रेजी बना लीजिए, एक्टिविटी में कर लीजिए। एक्टिविटी में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी कि दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। एक क्वेश्चन थोड़ा से टफ है कि त्रिविम विवेचन के बारे में बात की जा रही है, विकसित होने की सर्वाधिक बात है। दिक् स्थान की समझ मतलब कोई स्थान है उसकी समझ, मतलब एक दिए गए स्थान की समझ विकसित। पहला ऑप्शन कहता है चौपड़ आकृतियों को पहचानना। दूसरा ऑप्शन कहता है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। तीसरा ऑप्शन कहता है एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। और चौथा ऑप्शन कहता है सुडोकू पहेली को हल करना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है, जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक कहा गया है कि दिक् स्थान की समझ, और ऐसे में अगर देखा जाए दोस्तों चौपड़ आकृतियों को, जो एक तरीके से चौपड़ आकृतियां होती हैं उसको पहचानने में क्या होती हैं, विद्यार्थियों को अधिक समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, पहला सही हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न ये है, 9वां प्रश्न ये कहता है दोस्तों, 9वां प्रश्न ये कहता है कि बच्चों को भिन्न संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से अत्यंत उपयुक्त है। बच्चों को भिन्न पढ़ाना है, भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या ज़्यादा अत्यंत मतलब उपयुक्त है। एक तो संख्या चार्ट, दूसरा अगर देखा जाए तो क्विज नियर छड़े, और तीसरा ऑप्शन देखा जाए तो गिनतारा, और चौथा ऑप्शन देखा जाए तो जियो बोर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्या करना होगा। भिन्न का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो उसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा उपयुक्त होंगी। आप याद करिए, हमने आपको संख्या चार्ट भी बताया हुआ है, गिनतारा भी बताया हुआ है, जियो बोर्ड भी बताया हुआ है, ठीक है, और क्विज नियर शायद हमने ना बताया हो, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा से कई बार आप ऐसे लगाते हैं ना, जिसके बारे में हमें नहीं पता है उसको यदि हम कई बार लगा देते हैं तो वो भी हमारे लिए सही हो जाता है। तो अगर आप इस हिसाब से भी चल देते हैं तब भी आपका काम हो गया, यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो गया। बहुत सारे छात्र ये वाला ट्रिक लगा देते हैं ना कि जिसको हमें नहीं पता है एक काम कर देते हैं उसी को लगा देते हैं, हो सकता है वही सही नहीं हो जाए। तो बच्चों को भिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्विज नियर छड़े का इस्तेमाल करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न के बारे में तो ये हो जाए, वो 9 था, हाँ ये 9 था, ये 10 हो जाएगा, सॉरी मैंने 9 कर दिया। चलिए ये 10 हो जाएगा, जवाब दीजिएगा। बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए, बच्चों के मध्य मतलब बच्चों के मध्य क्या है, मिडिल में अगर देखा जाए तो गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। फिर से एक बार, बच्चों के मध्य गिनती कौशल को विकसित हमें करना है तो कौन सी चीज़ें हैं जो पूर्व संख्या अवधारणा, पहले की जो पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में अगर देखा जाए सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। एक समततता, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना और समूह बनाना। दोस्तों जवाब दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है और हो सकता है कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसका जवाब देने में थोड़ा सी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आपने इस तरह के प्रश्नों को हो सकता है सॉल्व ना किया हो। बस 1-2 प्रश्न से अगर इसी तरह से आप 4 दिन 5 दिन जो आपका एग्जाम बचा हुआ है सॉल्व कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 4-5 दिन भी अगर आप हमारे साथ लगातार कर लेते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन देखा जाए दोस्तों तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा उस समूह की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1
यहाँ एक तरीके से क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी अवधारणा जो है सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। एक समतता, ऐसी कोई बातें इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन पर ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर क्या है, प्राइमरी लेवल में प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, गणितीय अवधारणाओं को समझना और गणितीय भाषा का विकास करना, और उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद अगर देखा जाए तो तर्क कौशल का विकास करना। जवाब दीजिएगा जल्दी से। इसका आंसर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं कि अगर देखा जाए तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, चौथा सही हो जाता है। तर्क कौशल पर ध्यान हमें नहीं देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तर्क कौशल को ध्यान नहीं देना है, बाकी यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान देना ही है। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, शायद ये लास्ट प्रश्न होगा। हाँ बस 2 और प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न ए है, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है क्या कहलाता है। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है क्या कहलाता है। आयत चित्र कहलाता है, दंड आलेख कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है और चित्रलेख कहलाता है। प्रश्न बड़ा कठिन है ना। अब यहाँ के प्रश्न ज़्यादा कठिन है लास्ट वाले, ठीक है। तो जवाब दीजिएगा अगर आता है तो, नहीं आता है तो कोई नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पाई चार्ट अगर देखा जाए तो ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच क्या करता है, संबंध दर्शाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। प्रश्न क्या हो जाएगा और इसका जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गणित की प्रक्रिया में नहीं आएगा। मानदर्शन नहीं, यहाँ मार्गदर्शन हो जाएगा। रटना, आकलन, मापन। जल्दी से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से गणित की प्रक्रिया में कौन नहीं आएगा, तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों मार्गदर्शन, यानी कि पहला मार्गदर्शन जो है गणित की प्रक्रिया में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए 12 से 13 14 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। एक आध प्रश्न और है क्या, हाँ एक प्रश्न और है। देखिए 12-13 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया, 14 प्रश्नों को, जिसमें से क्या हुआ कि हमने देखा कि आपके ज़्यादातर जो सही हो रहे हैं वो 13-14 में अगर देखा जाए तो 12-13 तो सही हो जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 भी सही हो जा रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप 5-6 उधर से ला लेंगे या 10 उधर से ला लेंगे, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। तो गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों की समझ में अंतर जानना, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट भरना, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। गणित की में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य ये हो जाता है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो सही हो जाता है दोस्तों कि बच्चों की समझ में अंतर जानना दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके 1-2 प्रश्न गलत होंगे, अगर आप थोड़ा से समझकर आंसर देते हैं और थोड़ा से ट्रिक व्रिक लगाकर और थोड़ा से इधर उधर करके आप प्रश्नों का जवाब देते हैं तो सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो पैडागोजी से आपके 15 में से 13 तो सही हो ही जाएंगे, ठीक है। 13 नहीं होंगे तो 12 100% सही हो जाएंगे और 8-10 उधर से ला लेंगे। 20-22 भैया सही लाते हैं, कोई भी 30 नहीं ला पाता है, ठीक है। वो वही ला पाता है जो मैथमेटिशियन होता है, जिससे को भैया मैथ बहुत आती है, ठीक है। तो ये रहा आज की इसमें क्लास दोस्तों। अब इसके बाद हमारी होगी दूसरी क्लास किस पर, ईवीएस की पैडागोजी पर। हाँ इसका जवाब भी दीजिएगा, इसके भी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।